नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, आज जो चैप्टर है शब्द विचार का उसके तहत हम उपस्थित हुए हैं और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि शब्द विचार के क्या क्या रूप होते हैं और क्या क्या टाइप आते हैं इसमें, तो उसके बारे में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो आइए सीधा अपने टॉपिक पर बात करते हैं, शब्द विचार। ठीक है, तो देखो शब्द विचार, तो यानी कि अब देखते हैं कि शब्द विचार यानी कि रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। यानी कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखो, रचना के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रचना के आधार पर अगर पूछा जाए कि रचना के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं कि रूढ़ कौन से शब्द होते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, तो हेडिंग डालते हैं कि रूढ़ शब्द, रूढ़ यानी कि रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो संधि व समास से ना टूटे, संधि व समास से ना टूटे, यानी कि कोई भी शब्द होगा वो उसमें ना तो कोई संधि होगी और ना ही कोई समास होगा। जिसमें ना ही कोई संधि और ना ही कोई समास होगा तो वह शब्द क्या कहलाएगा, वह शब्द रूढ़ कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, जैसे लिखा है नल, ठीक, और क्या, और देख लो जल, ठीक, और देख लो कल। अब देखो इन्हें अगर हम तोड़ते हैं ना, अगर इन्हें तोड़ते तो इनमें कोई अर्थ नहीं निकलता। देखो ना प्लस लाइन में देखो कोई अर्थ निकल रहा नहीं, निकल रहा ना। तो इसका मतलब एक सीधी सी बात, यानी कि तोड़ने पे जिसका कोई अर्थ ना निकले, तोड़ने पर जिसका कोई अर्थ ना निकले या संधि व समास की प्रक्रिया से वो ना टूटे, तो वो कौन सा शब्द होता है, वो रूढ़ शब्द होता है, वो रूढ़ शब्द होता है। अब देखते हैं आगे, नंबर दूसरा है कि यौगिक। देखो अब हेडिंग डालो दूसरी, यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वो शब्द होते हैं जहां 2 रूढ़ शब्द मिलके, यानी कि 2 रूढ़ शब्द मिलकर एक पद का निर्माण करते, देखो जहां 2 रूढ़ शब्द मिलकर या 2 से अधिक रूढ़ शब्द मिलकर एक पद का निर्माण करते हो, जो वो पद होगा ना, वो जब टूटेगा ना तो उसमें कोई संधि या समास जरूर ही निकलेगा, यानी कोई संधि या समास जरूर ही उसमें निकलेगा। तो ठीक है, अब देखो क्या होता है कि 2 यौगिक, अब देख लो, अब 2 यौगिक, जैसे हम पिछली बार में क्या लिखा था, नल। अब जैसे नल लिखा था ना, नल, ठीक, अब यहाँ पे नल था, ठीक, अब नल को क्या किया था, हमने तोड़ा था, नहीं हो पाया था। अब यहाँ पे क्या करो, नल है, जैसे नल है, नल, और यहाँ पे कर दो नल धारा लिख दो जैसे, ठीक। अब जब इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, नल की धारा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे लिख दो जल धारा, ठीक, जल धारा, जैसे लिख दो जल धारा, ठीक। और लिख दो यहाँ पे जैसे नील कमल, ठीक। अब देखो इन्हें अगर इनमें संधि करते हैं ना या कोई समास करते हैं तो देखो वो टूट रहा है ना, नल की धारा, जल की धारा, ठीक, नील कमल, नीला कमल। यानी कि सीधी सी बात एक है कि जहां 2 रूढ़ शब्द, यानी कि कोई अन्य 2 पद जहां पे मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं, वह शब्द क्या कहलाता है, वह शब्द यौगिक कहलाता है। वह शब्द क्या कहलाता है, वह शब्द यौगिक कहलाता है। अब देखते हैं नंबर दूसरा, नंबर 3 है कि योग रूढ़। देखो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, सीधी सी बात एक चीज होती है कि योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जहां पे, यानी कि जो
पद होते ना, वहां पे एक नया पद मिलता है। यानी कि जैसा कि हमें बहुब्रीहि समास में पढ़ा था, जैसे कि बहुब्रीहि समास में पढ़ा था, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, एक नया ही पद का ये निर्माण करता है। यानी कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। जैसे कि देख लो, यानी कि लिख लो, यहां पे लिख लो सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण, सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण ही योग रूढ़ कहलाते हैं। योग रूढ़ कहलाते हैं। देखो, सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कि देख लो, जैसे लिखा है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ठीक, लिखा है गजानन, ठीक, और जैसे लिखा है चंद्रमौली। तो देख लो, अब इनको जैसे हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? चंद्र है शिखर पर, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। चंद्रमौली, मौली का मतलब क्या होता है? सर, यानी कि चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव, ठीक। गजानन यानी कि गज जैसा आनन, आनन मतलब क्या होता है? मुख, यानी कि गज जैसा मुख है जिसका अर्थात श्री गणेश, ठीक है। तो योग रूढ़ का मतलब क्या होता है कि जहां पे सभी पद जो होंगे, यहाँ पे जो भी शब्द होगा वो बहुब्रीहि समास का शब्द होगा। तो वहां पे कौन सा समास होगा? वहां पे कौन सा वो होगा शब्द? वहां पे योग रूढ़ शब्द होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये तो हो गए अपने रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। देखो, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कौन से? वे कितने होते हैं? वे 5 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 5 होते हैं। कौन कौन से? वो होते हैं देशज, नंबर 1 देशज, नंबर 2 विदेशज, नंबर 3 तद्भव, नंबर 4 तत्सम, और नंबर 5 जो होता है वो होता है संकर, ठीक है। नंबर 5 कौन सा होता है? संकर। तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाए कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 देशज, नंबर 2 विदेशज, नंबर 3 यौगिक, नंबर देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम और संकर, ठीक, तद्भव, तत्सम और संकर। तो देखो, जो संकर शब्द होता है उसका मतलब ये होता है कि दो अन्य अन्य भाषाओं से मिलकर, यानी कि दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। यानी कि इसे यौगिक शब्द भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे बात की जाए देशज, देशज, तो देखो देशज का मतलब क्या होता है कि जिसकी उत्पत्ति का पता ही ना हो, जो मन में आया। देखो, जैसे लोटा है, लोटा है, लोटा रखा और वो क्या हुआ? वो लुढ़क गया, यानी कि वो गिर गया, तो उसका नाम रख दिया लोटा, ठीक है, उसका नाम रख दिया लोटा। अब कोई भी ऐसी चीज है, जैसे बेलन है, बेलन, बेलन को क्या रखा? ऐसे रखा और वो क्या हुआ? वो यानी कि फिसल गया, तो उसका नाम बेलन कर दिया। कोई भी है, भाई यार तुम बेलन की तरह तो लुढ़कते हो, यही बोलने लगते हैं ना एग्जाम्पल में। तो वही है कि देशज शब्द का मतलब होता है कि जिसकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम देशज शब्द कहते हैं। यानी कि जिसकी उत्पत्ति का पता ना हो, जिसकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण में लिख लेंगे, उदाहरण में लिख लेंगे, जैसे लोटा, लोटा हुआ, ठीक, और बहुत शब्द होते हैं, लोटा, डंडा, ठीक, डंडा, बहुत और शब्द भी होते हैं, ठीक, जैसे हुआ जंगला, ठीक।
तो ये होते हैं देशज शब्द। अब होते हैं विदेशज। विदेशज शब्द कौन से होते हैं? विदेशज शब्द वे होते हैं जो अन्य भाषाओं से या दूसरे देश से लिए गए हों। अन्य भाषाओं से या दूसरे देश से लिए गए हों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विदेशज कहते हैं। तो देखो, जो इसकी वो होगी ना परिभाषा, वो तो यही होगी कि जो दूसरे देश से लिए गए। अब इसके उदाहरण देख लो, उदाहरण देख लो। जैसे लिखा है रिक्शा, रिक्शा। तो रिक्शा देखो किस भाषा का है? रिक्शा किस भाषा का? वो है जापानी भाषा का, जापानी भाषा। ठीक, रिक्शा जापानी भाषा का है। अब जैसे आ जाए कैंची, कैंची, कैंची किस भाषा का है? कैंची तुर्की भाषा का है, तुर्की भाषा का। तो देख लो क्या है? विदेशज, यानी कि जो अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द, जो अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विदेशज शब्द ही कहते हैं। जैसे कि रिक्शा, कैंची, ठीक, और दिया सलाई, ठीक, ये बहुत 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 शब्द होते हैं। और आते हैं आगे। देखो ये तो हो गए उत्पत्ति के आधार पर। अब आते हैं अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? देखो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो देखो सभी लोग जानते हैं कि अर्थ के आधार पर तो दो ही हो सकते हैं। अर्थ के आधार पर दो शब्द होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सार्थक, नंबर दूसरा निरर्थक। देखो सीधी सी बात है कि जिसमें कोई सार्थक, यानी कि जिसका कोई एक निश्चित अर्थ होगा, एक तो वो होगा, और जिसका एक कोई निश्चित अर्थ नहीं होगा। ठीक, यही होते सार्थक और निरर्थक। अब एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो। जैसे बोला जाए, जैसे बोला जाए रोटी, रोटी ओटी, रोटी और ओटी, ठीक, रोटी ओटी। और आ जाए, जैसे बोल दे दिल विल, दिल विल, ठीक, दिल विल, प्यार व्यार, प्यार व्यार। तो देखो रोटी का तो एक, और दिल और प्यार का, इसका तो कोई एक अर्थ होता है ना, लेकिन ओटी, बिल और प्यार, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये क्या हो गई? ये निरर्थक हो गई, और ये क्या हो गई? ये सार्थक हो गई। यानी कि जिसका कोई निश्चित अर्थ हो वो कौन से होते हैं? जिसका कोई निश्चित अर्थ हो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सार्थक। और जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, वो क्या होते हैं? वो निरर्थक होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है कि विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? विकार के आधार पर हेडिंग डालते हैं कि विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्द के भेद। देखो विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? वो भी दो ही प्रकार के होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक विकारी, और नंबर जो दो आता है वो क्या है? अविकारी, अविकारी। एक तो विकारी और एक अविकारी। देखो विकारी का मतलब क्या होता है? जिसमें, विकार का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई परिवर्तन आ जाए। विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन। और अविकारी का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। अब देखो परिवर्तन हो कितनी तरीके से सकता है। अब देखते हैं कि विकारी जो होते हैं ना, विकारी कौन कौन से शब्द होते हैं। तो देखो विकारी जो शब्द होते हैं वो निम्नलिखित चार होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक संज्ञा, संज्ञा। नंबर दो सर्वनाम, सर्वनाम। और नंबर तीन क्रिया। और नंबर चार विशेषण, नंबर चार विशेषण। देखो नंबर एक कौन है विकारी में? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। यानी देखो इन सब में क्या होता है? इन सब में कुछ ना कुछ विकार आ जाता है। इन सब में क्या होता है? इनमें कुछ ना कुछ विकार आ जाता है। और अविकारी क्या होते हैं? देखो अविकारी देख लेते हैं, अविकारी देख लेते हैं। अविकारी कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। नंबर दो, जो नंबर दो आता है वो आता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। नंबर तीन आता है संबंध बोधक, संबंध
बोधक। नंबर 4 आता है, वो कौन सा आता है? वो आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब देखते हैं कि विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। वो 2 होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी। तो देखो विकारी कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंधवादक और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये हुए हमारे शब्द के, यानी कि विचार, शब्द विचार, यानी विकार के आधार पर शब्द के भेद। विकार के आधार पर शब्द के भेद। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे संज्ञा। नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल लेंगे? नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे संज्ञा। जो ये संज्ञा का टॉपिक होगा ये अगले वाले वीडियो में आप तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं। जय हिंद।